नमस्कार। आज हम लिख कर आए हैं हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा। संज्ञा एक ऐसा है जो कक्षा तीसरी से लेकर कक्षा 12वीं तक और आगे की प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए हम समझते हैं एक सबसे छोटा सा पॉइंट। व्याकरण का सबसे छोटा पॉइंट यूं तो वर्ण माना जाता है, लेकिन शुरुआत हम आपके लिए कर रहे हैं संज्ञा शब्द से। संज्ञा होती क्या है, इसके भेद क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के अलग अलग भेद माने जाते हैं। अब तक हमने जो भी पढ़े हैं कि संज्ञा दिमाग में आती क्या आता है कि किसी का भी नाम। जब मनुष्य जन्म लेता है तो वहीं से ही वो संज्ञा उत्पन्न करना शुरू कर देता है। जैसे जन्म लिया क्या कि बच्चा, क्या कि माता, क्या कि पिता, तो ये सब क्या हो गई, एक प्रकार की संज्ञा हो गई। तो अब समझते हैं इसको परिभाषा के द्वारा। यह संज्ञा है क्या, इसको एक छोटे से बिंदु से समझते हैं कि संज्ञा आखिर है क्या, कैसे बना। तो संज्ञा को किससे नाम से जाना जाता है, पद के नाम से। और व्याकरण के प्रमुख कितने पद होते हैं, 8 पद होते हैं। या वाक्यों को बनाने के लिए प्रमुख रूप से 8 पद होते हैं। उन्हीं 8 पदों में से एक है, पदों के भेद में से एक है आपके संज्ञा, जो कहां से लेकर कक्षा तीसरी से बच्चा संज्ञा पढ़ना शुरू हो जाता है। और बचपन में हमने खूब संज्ञा के बारे में भी सुन रखा है। और जनरली बच्चों से अगर पूछा भी जाता है संज्ञा क्या है, कोई भी बच्चा आसानी से, जिसने अच्छे से पढ़ रखा है, वो आसानी से बता देता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जनरली छोटी सी है और यही परिभाषा है। परिभाषा में कोई बदलाव नहीं आएगा। यहाँ पे परिभाषा अगर अपन देखते हैं तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब किसी व्यक्ति का नाम हुआ, चाहे वो राम है या चाहे किसी जगह का नाम ले लिया हो, किसी नदी का नाम ले लिया हो, तो किसी भी प्रकार का नाम हो गया, व्यक्ति का नाम हो गया, स्थान का नाम हो गया या वस्तु का नाम हो गया, तो किसी भी प्रकार के नाम को और फिर भावों को, इन सभी के नामों को किस नाम से जाना जाता है या उसको किसकी संज्ञा दी जाती है, उस परिभाषा को क्या कहा जाता है, संज्ञा। या यूं कहे कि इन सभी किसी भी प्रकार के नाम का बोध कराने वाले को हम क्या कहेंगे, संज्ञा के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से देखिए, या सिंपल से अर्थ में समझ लीजिए कि कोई भी कैसा भी नाम, चाहे कैसा भी हो, उसको हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। ठीक है। अब संज्ञा के भेद प्रमुख रूप से कितने भेद होते हैं, अब तक हमने जो पढ़ रखा था या जनरली कक्षा 3 से 12वीं तक के जो बच्चे पढ़ते हैं, वो प्रमुख रूप से 3 ही भेद माने जाते हैं। अब कहीं कहीं ये अलग से दे दिए गए हैं कि कुछ गणना नहीं हो पाती थी, कुछ गणनीय शब्द होते हैं, कुछ अगणनीय शब्द होते हैं, तो उनके आधार पर द्रव्यवाचक और समूहवाचक ये भी अलग से दे दिए गए। तो सबसे पहली संज्ञा है अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई, जैसा कि आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को उनकी क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। फिर होती है आपकी जातिवाचक, जो किसी भी प्रकार के वस्तु, विशेष या समुदाय का बोध कराती हो। या जैसे कि हम कहे कि फल, या यूं कह दिया कि नदियां, तो ये किसी न किसी वस्तु का बोध करा रही है, ये किसी जगह का बोध करा रही है। तो किसी न किसी का बोध हो रहा है, तो उसको अपन किस नाम से जानेंगे, जातिवाचक संज्ञा के नाम से। ठीक है। फिर आता है तीसरा आपके भाववाचक संज्ञा, जिसमें थोड़ा समझने में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है, विशेष रूप से चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बच्चे। या इसको समझने का सबसे सिंपल फॉर्मूला यही है कि किसी का भी गुण हो, विशेषता हो, या शारीरिक अवस्था हो, या अपने भीतर का भाव, उसको अपन या यूं कहे, इस एक चीज से, इस एक शब्द से आप समझ सकते हैं क्या, जिनको हम स्पर्श नहीं कर सकते, वो भाववाचक संज्ञा में आता है। ये सबसे अच्छा फॉर्मूला है पहचान करने का, क्योंकि अक्सर मात खा जाते हैं पहचान करने में कि भाववाचक संज्ञा कहाँ हो गई। या कई बार ऐसा भी हो जाता है कि शब्द के प्रयोग के आधार पर यदि शब्द को शुरुआत में प्रयोग में ले लिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाता है, और वही शब्द प्रयोग के आधार पर वो फिर से अलग अवस्था में चला जाता है, जाति अवस्था में, जातिवाचक में भी चला जाता है। या जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। ठीक है। और फिर है चौथा प्रकार है
आपके द्रव्यवाचक, जिसको विज्ञान की भाषा में अच्छे से समझा जा सकता है। विज्ञान जब हम पढ़ते हैं तो विज्ञान में हमने पढ़ा था पदार्थों के प्रकार या पदार्थों की अवस्था कौन कौन सी होती है, ठोस है, द्रव है, गैस। तो किसी भी पदार्थ, द्रव्य आदि का बोध कराने वाले, अब आप अच्छे से समझते हैं पदार्थ क्या होते हैं, चाहे वो ठोस पदार्थ हो, चाहे वो द्रव पदार्थ हो, चाहे वो गैस पदार्थ हो, जैसे कि O2 ऑक्सीजन का ले लिया या किसी का भी ले लिया, तो ये किसका बोध कराते हैं, द्रव्य का बोध कराते हैं। तो इसलिए हम इनको किस श्रेणी में रखते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में रखते हैं। फिर पांचों प्रकार है आपके समूहवाचक संज्ञा। समूह बोले तो किसी भी प्रकार के जब बहुत सारी, एक से अधिक, अब वो गणनीय भी हो सकती है और अगणनीय भी हो सकती है, उसका बोध कराने वाले शब्दों को, जैसे कि भीड़ क्या है, अब भीड़ गणना में भी हो सकती है लेकिन नहीं में भी हो सकती है, लेकिन ये बहुत सारी का वो बोध करा रही है। कक्षा भी एक प्रकार के बहुत सारी जैसे छात्राओं का एक समूह हो जाता है। संसार ये भी एक प्रकार का समूह हो जाता है। इसके अलावा दुनिया है, जगत है, भारतीय सेना है, जैसे खिलाड़ी है, तो ये सब किसका बोध कराते हैं, समूहवाचक, किसी न किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं। तो इन सभी संज्ञा के भेद को याद रखने का कोई फॉर्मूला है, एक अच्छी सी ट्रिक है, आसान सी। तो परिभाषा तो सबको याद रहती है, तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक बनाई है। आशा करती हूँ कि आप इसको अच्छे से याद रख पाएंगे, आगे से कभी भूलेंगे नहीं। जैसे कि व्यक्ति में भेदभाव तो आप देखते ही हैं, तो व्यक्ति में जाति के भावों और द्रव्यों के समूह ही क्या है, संज्ञा। और ये सभी क्या हो गए, संज्ञा के प्रकार। अब इसके आगे मैं आपको बताऊंगी कि भी किस तरीके से शब्द मैं यहाँ लिखती हूँ। जैसे तो आपको जैसे जहाँ कहीं भी डाउट आता है, या आप यूं कहें कि मैडम आप जैसे कि कोई भी शब्द मैंने यहाँ लिख लेती हूँ कि जैसे फल, अब एक बार की देखा जाए, अब यहाँ मैंने लिख भी दिया है, एक बार की यदि मैं यहाँ देख लिया जाए तो आपसे अगर पूछा जाता है कि फल कैसा शब्द है, तो जाहिर सी बात है कि आप इसको जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे, और कोई शक नहीं है इसमें, ये जातिवाचक संज्ञा में ही आता है। अब देखिए किस तरीके से हम वाक्य प्रयोग के द्वारा हम इस संज्ञा के विभिन्न भेदों को समझते हैं। ट्रिक आपको अच्छे से याद रखनी होगी कि भी व्यक्ति, जाति, भावों, द्रव्यों का समूह, ये संज्ञा के भेदों को आपको जानने के लिए ये ट्रिक शायद आपको और कहीं नहीं मिलेगी, जो मैंने आपके लिए बनाई है, और ये आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। अब इसको देखिए, वाक्य प्रयोग के द्वारा या वाक्य के द्वारा हम समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि मोहन ने कलम से स्मृतियों को जीवित किया। तब आप यहाँ पे आप अच्छे से ये तो समझ ही गए होंगे कि मोहन यानी किसी भी व्यक्ति का नाम हुआ, तो ये किसमें चला गया अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो इसको क्या बोल देंगे अपन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक तो यहाँ कर्ता का काम भी कर रहा है, और दूसरा ये सबसे पहले इसको रखा गया है, और पढ़ते ही पता चलता है कि ये किसी का नाम है। तो मोहन यहाँ पे क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। और इसी तरीके से अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो दूसरा शब्द अपना क्या है कि मोहन ने कलम से। अब कलम यहाँ पे कैसा शब्द है, कलम क्या किसी का नाम हुआ क्या? नहीं ना। अब नाम नहीं हुआ तो ये किसमें जाएगा कि भी आपको किसी न किसी चीज का बोध करा रहा है, आपको किसी चीज के बारे में जानकारी मिल रही है। कलम, पेन हम यहाँ नहीं कह सकते क्योंकि पेन क्या है, पेन एक अंग्रेजी शब्द है और हिंदी के अंदर पेन शब्द को यूज नहीं किया जाता है। उसके लिए हम कलम या लेखनी लिखते हैं, जो कवि अपनी स्मृतियों को, स्मरण को, संस्मरण को जो अपन पढ़ते हैं तो उनको लिखने के लिए तो कलम। तो यहाँ कलम यहाँ पे कैसा शब्द है, अब तो आप अच्छे से जान ही गए होंगे कि कलम कौन से शब्द, कौन सी संज्ञा में चला जाएगा अपने, जातिवाचक, क्योंकि ये किसी वस्तु विशेष का अपने को बोध करा रहा है। तो ये क्या किसमें चला गया, जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है। अब आप आगे आते हैं कि कलम को आपने छू के देख लिया, अब जो आगे का शब्द है अपने पास में, आगे का जो पद है अपने पास में वो क्या है, स्मृतियों। तो स्मृतियां कैसा शब्द है
क्या स्मृतियां हम व्यक्तिवाचक में डाल सकते हैं क्या, कि क्या ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो सकती है? बिल्कुल नहीं। आप भी सही है, यहाँ पे कैसे हो सकता है, किसी का नाम तो हो ही नहीं सकता, और ना ही ये किसी कोई वस्तु विशेष का कोई बोध नहीं करा रही हमें। तो अब इन स्मृतियों को हम किसमें रखेंगे? अब चूंकि स्मृतियां क्या होती है, किसी भी व्यक्ति के भीतर का संजोया हुआ भाव होती है, तो हम इन स्मृतियों को छू तो नहीं सकते, हम इनको महसूस कर सकते हैं। तो इनको महसूस कर सकते हैं, जैसा कि आपको मैंने भाववाचक संज्ञा समझाते समय बताया था कि जिन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते, जिन्हें स्पर्श नहीं कर सकते वो किस में चली जाती है? अपने भाववाचक संज्ञा में। तो ये कौन सी संज्ञा होगी? अपने भाववाचक संज्ञा। अब आगे मैंने लिखा है जीवित किया, तो जीवित किया का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? अब आप जीवित शब्द को किस में रखेंगे? क्या आपको ये व्यक्ति का नाम लग रहा है? बिल्कुल ही नहीं। जातिवाचक का भी नहीं लग रहा है, और ये भी द्रव्य में भी नहीं हो सकता, और ना ही समूह में हो सकता है। तो ये भी किसका उदाहरण हो गया अपने यहाँ पे? भाववाचक संज्ञा का, क्योंकि किसी को जीवित किया है। इन्होंने किसको जीवित किया है? स्मृतियां, जो कि एक व्यक्ति का भाव ही होती है, और जीवित की भी क्या है? एक प्रकार का भाव ही होती है। तो ये भी क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा। तो अब इतना तो मुझे भी तसल्ली हो गई है कि आपको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा अच्छे से समझ में आई होगी। अब आप आगे के दोनों संज्ञाओं का मैंने यहाँ उदाहरण दिया है। अब इसमें दिया कि जैसे विश्व में पानी की कमी है, हो रही है, सबको पता है। तो विश्व, एक शब्द लिखा मैंने विश्व, और दूसरा लिखा है मैंने पानी। तो विश्व कैसा शब्द है? चूंकि समझाते समय बताया था मैंने कि किसी भी प्रकार के समूह का बोध कराने वाले। अब यहाँ पे विश्व किसका बोध करा रहा है आपका अपने को? किसी देशों के बहुत बड़े समूह का या बहुत बड़े जन समुदाय का बोध करवा रहा है। तो यहाँ विश्व कैसा शब्द हो गया, या कौन सी संज्ञा हो गई? समूहवाचक। तो विश्व को हम किसमें लिखेंगे? समूहवाचक संज्ञा में। अब आगे चलते हैं, इसके आगे पानी। पानी क्या हो गया? विज्ञान की भाषा में देखे तो पानी क्या है? एक प्रकार का पदार्थ है, और वो पदार्थ किस अवस्था में है? अपने द्रव की अवस्था में है। तो पानी को हम कौन सी संज्ञा मानेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये मैंने आपके इन दोनों वाक्यों में मैंने आपको पांचों संज्ञा अच्छे से समझाई है। अगर आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आए, या आपको कहीं ऐसा लगता है कि ये शब्द, या जैसे पानी शब्द मैंने जो यहाँ पे लिया है, इस पानी शब्द को जातिवाचक में भी रखा जा सकता है, वो प्रयोग के आधार पर होता है, और अलग अलग वाक्य में अलग अलग प्रयोग के आधार पर आपको पता ही होता है कि एक शब्द के अगर उसको प्रयोग करे तो उसका प्रयोग के आधार पर उसके अलग अलग अर्थ लिए जा सकते हैं। तो जो ये अपन ने पढ़े हैं, तो इसमें आप अगर कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन लगे या असमंजस की स्थिति हो, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे आप लिख सकते हो कि इसको हम किस में रखेंगे। तो आपको सशर्त आपको उसका आंसर या उसका जवाब अच्छे से आपको मिल जाएगा, पूरा अच्छे से विस्तार रूप से आपको समझा दिया जाएगा। तो ये संज्ञा जो होती है किस तरीके से आती है, जैसे कक्षा तीसरी, चौथी, पांचवी यहाँ तक के लिए बच्चों के लिए आती है, तो संज्ञा की परिभाषा आती है कि भी परिभाषा पूछ ली और संज्ञा के भेद पूछ ली। तीसरी से पांचवी तक जो संज्ञा पूछी जाती है उसमें केवल ये तीन ही भेद मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। फिर आगे आगे जैसे जाते हैं छठी, सातवीं, आठवीं या नौवीं, 10वीं, यहाँ तक अगर अपन लेके देखें तो उनमें ये पांचों प्रकार पूछ लिए जाते हैं। और ये पांचों प्रकार संज्ञा के भेद ये किस आधार पर है? संज्ञा के अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? किसी भी शब्दों के, पदों के अर्थ के आधार पर संज्ञा के ये 5 भेद माने गए हैं। तो ये फिर भी यहीं तक आता है। अब तक जब भी अपन ने पढ़ा है, जैसा भी पढ़ा है, तो 3 ही भेद पढ़े हैं, लेकिन जैसे जैसे शब्दों के प्रयोग का अर्थ बदलता गया उसके अनुसार ये 2 संज्ञाएं निर्धारित और कर दी गई। तो ये 5 प्रकार के इस तरीके से आते हैं। और कक्षा 12वीं में पद परिचय पूछा जाता है, तो उस पद परिचय का सबसे पहला पद संज्ञा ही होती है, जिसमें आपको पद परिचय करना होता है। एक पद दिया हुआ होता है कि भाई आप शब्द पहचानिए। जैसे मैंने यही ले लिया कि यहाँ जैसे इसको रेखांकित पद का आप परिचय दीजिए, तो रेखांकित पद का परिचय देते समय पद का परिचय करते हैं कक्षा 12वीं के लिए ये ध्यान देने योग्य बात है कि पद का परिचय करते समय जब संज्ञा का अपन पद परिचय करते हैं
तो उसके लिए क्या लिखा जाता है, संज्ञा का पद परिचय करते समय क्या लिखेंगे अपन उसका, सबसे पहले तो संज्ञा का भेद, यानी ये संज्ञा है कौन सी, उसका भेद, फिर उसका लिंग लिखते हैं, यानी उसका लिंग कौन सा है, फिर लिखेंगे उसका वचन और कर्ता कारक कौन सा है या क्रिया के साथ उसका संबंध कौन सा है। यदि आप ये चीजें लिख लेते हो तो पद परिचय के आपके 2 नंबर कोई भी नहीं काट सकता है। तो इसको आप पूरे बेफिक्री से और अच्छे से समझ के आप इसको फिर से वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से, तब संज्ञा के इन भेदों को अच्छे से समझने के लिए वीडियो का पूरा देखिएगा और इस ट्रिक को आप अच्छे से याद रखिएगा। क्या है ये ट्रिक अपनी, कि व्यक्ति के भावों, व्यक्ति के भीतर क्या है, जाति के भावों का, द्रव्यों का समूह समाया हुआ है और यही सब क्या है, संज्ञा के भेद। तो आप अच्छी तरीके से इसको देखिएगा, समझिएगा, पूरा देखिएगा। जहाँ कहीं लगे तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।